पहले गाड़ी की आरसी भी बनवाते थे ना, मतलब पता नहीं कितने कितने दिन लाइन में लगना पड़ता था। एक विधायक के पास जाओ, स्थानीय विधायक के पास फोन करवाते थे, भाई साहब मेरी आरसी नहीं बन रही। आज क्या है, 50 रुपये पर्ची कटवाओ, आपको टाइम मिल जाएगा, आपको निकल के आगे। गैस सिलेंडर के लिए मैं बता दूँ कि पहले एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे सिस्टम चलता था पहले। हमारे यहाँ पे 2004 तक हम तो बच्चे ही थे उस टाइम पे, लेकिन हम देखते थे गाँव में ना ट्रैक्टर ट्रैली के अंदर गैस के सिलेंडर आते थे। तो जैसे ही बीजेपी सरकार गई, वो गैस के सिलेंडर दिखने बंद हो गए भाई। वो सिलेंडर लेने के लिए लोगों ने लाइन में लगना स्टार्ट किया, और मैंने पहली बार देखा है कि गैस सिलेंडर के लिए और यूरिया खार के लिए लोगों पर लाठीचार्ज, यूरिया खार के लिए और गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ऐसा समय मैंने देखा है कांग्रेस के राज में। तो अब क्या हुआ कि जैसे कांग्रेस की वो दोबारा सिलेंडर गांव में ऐसे आने लगे, ट्रैक्टर ट्रैली में गाड़ियों के अंदर लोड हो गए। बीच में ऐसा 10 साल क्या था, वो क्या था, वो गैस उस टाइम पे भी मौजूद थी, लेकिन इन्होंने एक फितरत है कि वो जो सुविधा चल रही थी ऑटोमेटिक, उसको रोक दिया। लोग विधायक जी के पास गए, भाई साहब हमारे गाँव में गैस नहीं आती। विधायक जी बोले मैं फ़ोन कर दूंगा, आ जाएगी। और 10 दिन के लिए गैस आने लगी। बोले विधायक जी बहुत अच्छे हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो काम चलने होते हैं उनको रोक के खुद अपनी जय जयकार करवाते थे। लेकिन अब क्या है, मैं तो बल्कि बीजेपी में इसका लॉस ही मानूंगा बीजेपी के लिए, कि बीजेपी के विधायक को कोई इतना काम नहीं मिलता, क्योंकि काम सारे ऑटोमेटिक हो चुके हैं। ना गैस के लिए जाना पड़ता, ना राशन कार्ड के लिए जाना। अब तो यहाँ तक हो चुका है जी, मैं आपको हरियाणा की बात बताता हूँ। मेरे पास में ही हमारी फैमिली के अंदर हैं, एक हमारी ताई जी हैं, वो मतलब उनकी पेंशन जो बनी है ना, पेंशन ऑटोमेटिक घर पे बन के आ गई। जैसे 60 साल उम्र पूरी हुई ना, और पहले वही विधायक के साइन करवाओ, इसके साइन करवाओ, इस ऑफिस में जाओ। तो भाई साहब बड़ा बदलाव आया है, ऑटोमेटिक मोड में सब कुछ आ चुका है। बहुत सारे कार्य ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को नहीं जाना भाई किसी के अफसर के पास, नहीं जाना किसी विधायक के पास। अपना काम करो, अपने जो टाइम लिमिट उसकी होगी उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। पहले हम देखते थे कि जैसे यहाँ पे भर्तियाँ होती थी ना, तो मतलब सीटें पहले बांट दी जाती थी, भाई इतनी एमएलए की हैं, इतने एमपी की, इतने ऑफिसरों की हैं। और आज हम देखते हैं कि बच्चे मतलब मेहनत करके, मतलब गरीब का बच्चा भी सपना देख पा रहा है। वो हम पिछले हमने 8-9 साल से बदलाव देखा है। लेकिन अगर बात करें जाट समाज की, जाट समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है, कह रहा है कि इस बार मोदी को वोट नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई जी, है ना, कुछ कुछ लोगों की बात है ना, हम उन लोगों को देखते हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग एक्टिव होते हैं ना, इनका मुख्य मकसद एक है कि कोई भी 100 करोड़ सनातनी एक झंडे के नीचे ना रहे। 100 करोड़ सनातनी एक झंडे के नीचे ना रहे, उसको कैसे डाइवर्ट करा जाए, कास्टों में बांट दो। जैसे पहली जब जनगणना हुई ना अंग्रेजों के टाइम में, वो 1872 के आसपास हुई थी मेरे ख्याल में, मेरे को पक्का नहीं पता, ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैंने पढ़ा है। उस जनसंख्या में जो गिनती हुई थी, पंजाब का जो एरिया था ना, उस टाइम पे उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। 90% से ज़्यादा सिखों ने अपने आप को हिंदू लिखवाया था। उस टाइम पे सिख और हिंदू एक ही थे, आज भी एक है। मैं तो बोलता हूँ लोगों के मन में विचारधारा ही नहीं थी कि ये धर्म अलग है। लेकिन उस टाइम पे अंग्रेजों ने एक रणनीति अपनाई कि एक नारा दे दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह नारा उस समय दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उससे पहले नहीं दिया गया। जैसे नारा दिया, सिखों को भी एहसास हुआ कि हमारा धर्म तो अलग है, और आज तक उस खाई को हम भर नहीं पाए। बेशक हम भाई भाई हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा तो ये लगा लो आप, जैसे खून और मांस का रिश्ता होता है वो रिश्ता है, और हम इस पर जिंदगी भर रहेंगे। हम चाहे वो हमारे बड़े भाई बनो छोटे बनो, हम उनके साथ हर कंडीशन में वो हमारे भाई है। लेकिन वो उस नारे ने एक धर्म की उत्पत्ति करवा दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो एक ही मानते हैं। अभी वही बात अब आ गई। अब जो इन्हें नारा दिया ना, जाट में वो भाई भाई, जाट मुसलमान भाई भाई, ये नारा देने के बाद में एक ऐसी खाई भरने की कोशिश करी, खाई करने की। वो खाई जो भरना नामुमकिन भी हो जाता है। हालांकि समय रहते देश की जनता ने समझा, इनकी रणनीति को समझा, कुछ हमारे सामाजिक लोगों के सामने आए, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। बल्कि सबसे बड़ा विरोध जाटों ने किया, सबसे बड़ा विरोध जाटों ने ही करा है। और तो उसके बाद इन लोगों को समझ में आया कि आप लोगों का क्या है, ये एजेंडा नहीं चलेगा। तो ये ऐसे ही खाई बनाते हैं, जैसे सिखों के बीच में खाई बनाई थी, अब ये जाटों के बीच में खाई बना रहे हैं। अब इच्छा ये कोई बिट्टू बजरंगी को लेके उसकी टिप्पणी करते, कास्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैं किसी का न तो मैं बचाव करता, मेरा मानना यह है कि भाई जो कानून का उल्लंघन करेगा उस कानून के अनुसार उनको सजा मिले, चाहे कोई भी है। नहीं, जो जाट की नाराजगी की वजह बताई जा रही है, हम भी जाते हैं ग्राउंड पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, जाट ज्यादातर बीजेपी से नाराज चल रहा है। अब ये खाई कैसे दूर होगी? भाई साहब, इनके बीच में को बना दिया ना, मैंने बताया कि किसान आंदोलन हुआ था, इनके बीच में एक इशू बना दिया गया है कि बीजेपी किसान हितैषी नहीं है। जो बिल आए थे, मेरा मानना यह था कि मैं ये नहीं बोलता कि बिल अच्छे थे या बुरे थे। मेरा मानना यह है, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर आई है तो उसको एक बार यूज करके देखो। जो ये आंदोलन था ना, इस आंदोलन से 10 गुना बड़ा आंदोलन करो अगर बिल वापसी करवानी है तो। लेकिन एक बार यूज तो करते, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम पीरियड होता, उसको यूज करके देखते। अगर वो किसानों के हित में था तो उसको लागू करवाते, और हित में नहीं था ना, इससे 10 गुना बड़ा आंदोलन करते, बिल वापसी हो जाती। आपको क्या लगता है जाट विरोधी पार्टी है? नहीं भाई साहब, जाट विरोधी का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जाट विरोधी का तो देखो
कैसे विरोध का ना विरोध का कब पता चलता है? इलेक्शन टाइम में पता चलता है। हमारे सोनीपत रोहतक जो झज्जर है ना, इसको जाट लैंड बोलते हैं। इस जाट लैंड के अंदर ही जो जाटों के जो हमारे एक बड़े नेता हुए हैं, मैं वैसे तो मैं खुद भी जाट हूँ मैं, लेकिन हमारे जाटों के जो खुद नेता हुए हैं, हुड्डा जी हैं, उनको यहाँ से मतलब शिकस्त मिली है, वो आ रहे हैं। बल्कि उनके घर में जाके खुद दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने जाके हराया है। तो अरविंद शर्मा रोहतक में जाके जब हराता है तो इसका मतलब लोग जाति पाति में वोट नहीं डालते। लोगों का मुख्य जो मकसद है वो डालना है डेवलपमेंट के ऊपर और राष्ट्र के प्रति, और जो भी अपनी डेवलपमेंट होगी उसके लिए लोग वोट डाल रहे हैं। नाराजगी के पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? क्योंकि मुझे एक बात बताइए, जो जाट समाज का रुख है फिलहाल कांग्रेस की तरफ चल रहा है, ऐसा कांग्रेस ने विशेष क्या किया जाट के लिए जो बीजेपी नहीं कर पाई? भाई जी ऐसा यहाँ पे जो राजनीति होती है ना, वो थोड़ी कास्ट पे बेस हमारी रही है। जैसे पीछे हमारे चाहे हमारा चौटाला परिवार रहा हो, चाहे हमारे चाहे बंसी लाल रहे हों, चाहे यहाँ पे हुड्डा जी रहे हों, तो कास्ट बेस कुछ राजनीति इस प्रकार की यहाँ पे रही है कि लोगों के जहन में वो चीज़ बैठ चुकी थी। लेकिन अब वो चीज़ निकल चुकी है। लोगों ने इसको उदाहरण भी दिया, मैंने आपको बताया है ना कि जो सोनीपत की जो सीट है, रोहतक की जो सीट है, सबसे बड़ी मेजोरिटी यहाँ पे है। अगर वहाँ से हमारे सबसे बड़े जाट लीडर हारते हैं तो इसका मतलब लोग जात पात पे वोट नहीं डालते। पहले की बात है, अब की बात कर रहे हैं 2024 में जो चुनाव होगा, अब तो माहौल बदल चुका है। भाई साहब 1% भी चांस नहीं है। आप इसके रिजल्ट देख लेना। हरियाणा के अंदर जो राजनीति फिलहाल में चल रही है ना, इन्होंने कोशिश की थी 35 बनाम 1 करने की, लेकिन नहीं हुई। पूरी मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी यहाँ पे, क्योंकि उसका मेन कारण है लोगों का डेवलपमेंट। जातिवादी में कोई बात ही नहीं करता भाई साहब। वो तो वो जो चीज़ें हैं ना वो मिट चुकी हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, मेरे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे को ये मतलब उनका पता ही नहीं बहुत लंबे टाइम से रह गए भाई किस कास्ट से है। आजकल लोग कास्ट देख के बात नहीं करते। आजकल लोग आदमी का आचरण देखते हैं, उसका व्यवहार किस टाइप का है, उसका आचरण किस टाइप का है, वो किस टाइप का, तो आचरण देख के लोग बातें करते हैं। आदमी सब है कि नहीं, कास्ट वास्ट का सिस्टम तो गया। अभी कास्ट तो इसलिए जीवित है क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है ये। बाकी हरियाणा में इस टाइप का कुछ नहीं है। जो जाट बोल रहे हैं ना, सारे जाट साथ थे तो ही बीजेपी हरियाणा में आई है, वरना बीजेपी का अस्तित्व कहाँ था भाई? दूसरी बार खट्टर जी आए हैं, इससे पहले कहाँ अस्तित्व था बीजेपी का? बीजेपी आई जब जाट भी साथ में थे, छत्तीस बिरादरी साथ में थी। इस बार तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ। भाई साहब साथ तो इलेक्शन बताएगा ना। बोलने को अभी मैंने बोला ना, कुछ आदमी है वो आदमी जगह जगह कोई पंचायत कर रहा है, कोई जनसभाएं कर रहा है। हम बोलते करना भी चाहिए भाई, करना चाहिए, सबको अपना अधिकार है। अपनी पंचायतें करो, अपनी जनसभाएं करो, देखो लोकतंत्र है। लेकिन आप एक बात पे फोकस करना, जो बोलते हैं जाट बीजेपी के खिलाफ हैं या जाट कांग्रेस के साथ हैं, कुछ ही चेहरे आपको मिलेंगे, गिने मिने 40-50 चेहरे पूरे हरियाणा से। वो चेहरे हर आंदोलन में हर जगह मिलेंगे बीजेपी को गाड़ देते हुए। तो 50 चेहरे तो पूरे जाट समाज का, करोड़ आदमियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो वो चेहरे उनका प्रतिनिधित्व नहीं। इस बात से पता चलता है कि बीजेपी के साथ जाट नहीं है, सारे ही हैं। 36 बिरादरी है, जाटों के साथ साथ सभी हैं। और रही बात कांग्रेस की, भाई साहब कांग्रेस की मैंने बताया था, जो कालस है ना वो जातिवाद से नहीं धुलेगी। कुछ काम करते तो हो सकता है लोग उनके बारे में सोचते, लेकिन भ्रष्टाचार ने एक ऐसी गहरी खाई में कांग्रेस को धकेल दिया है, अब उनके लिए लगभग नामुमकिन है। हरियाणा में कहते हैं कि कांग्रेस ने काफी विकास किया जो सरकार थी। भाई सब मैंने बताया ना, एक क्षेत्र होता ना, और कहाँ विकास हुआ? एक मैंने बोलता ना कि जहाँ पे चौटाला परिवार है वहाँ पे विकास हो गया। कोई बोला बंसी लाल है उस एरिया का काम होगा, ठीक है, रोहतक में काम कर दिया गोड्डा जी ने, और हम गलत भी नहीं बोलते, कर दिया। लेकिन भाई सबको एक नज़र से देखना पड़ता है। अगर वहाँ पे हुड्डा जी ने विकास कार्य किए हैं तो बाकी जो जिले थे उनका क्या दोष था? तो सब जगह करना चाहिए था। तो ऐसा है जी, हुड्डा जी का भी जो भी रहा है यहाँ पे ना, लोग उससे खुश होते ना तो सरकार को ना बदलते। पहली बात तो सरकार जब बदली जाती है लोगों के अंदर नाराजगी होती है। तो उन्होंने वास्तव में एक विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करने की कोशिश की, और हम चाहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पे बने पूरे हरियाणा को एक दृष्टि से देखे, प्रशासन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर आदमी एक दृष्टि से। वरना आप डिटेल निकलवा लो, जिस टाइम पे चौटाला साहब राज कर रहे थे कितने ही बच्चे वहाँ गए, हजारों बच्चे गवर्नमेंट जॉबों में गए हैं। जिस टाइम पे हुड्डा साहब ने किया उनके गए हैं। अब खट्टर जी जब आए हैं तो आप बता दो कौन सा जिला, मेरे को एक जिला चिन्हित कर दो कि इस जिले के बच्चे लगे, दूसरे जिले के लगे, सबके लिए बराबर है जी कानून। सुविधाएं भी बराबर, कानून भी बराबर। मैंने हुड्डा राज में मैंने देखा, एक बार हुड्डा जी ने रेड किया था, नारा भी दिया था उन्होंने कि जीरी गई जहाज में, दान गया यानी कि जहाज में। एक बार 4-4.5 हज़ार रुपये का रेट दे दिया। लोग ने मतलब दबा के, चलो भाई एक बार खुशी आती है, अगली बार लोगों ने जमीनें उठाई, वो उठाई। अगली बार उसी दान को कोई 1500-1600 में पूछने वाला नहीं था। असली नुकसान तो वो था ना कि लोगों ने महंगी ज़मीनें उठा ली, सपने देख लिए, और वो सपने अगले पल चूर चूर हो गए। बीजेपी ने क्या किया ना कि बैलेंस लेके चली भाई। ऐसा नहीं कि 5,000 का एक लॉलीपॉप चुसा दिया और 9 साल उनको 1500-3500 ही खरीदा। ये बराबर औसत लेके चले हैं, धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा हो, लेकिन इन जो नेता बने हुए ना, इनसे तो किसान का भला नहीं होगा, मैं तो गारंटी देता हूँ। तो मेन मुद्दा लोग दोबारा बीजेपी को लेके आएंगे, वही है कि मुद्दे पे लेके आएंगे कि क्षेत्रवाद नहीं किया,
अक्षत्रवाद नहीं किया, पूरे हरियाणा के लिए काम किया, जो भी काम करने थे। आज हमारे यहाँ तो डायल 112 देख लो आप, लोगों को एक मुसीबत होती, रात को कोई किसी ने घेर लिया, चोर चक्का फलाना, कुछ झगड़े हो गए, मैं बोलता लोग एक एक दिन पुलिस को कॉल करते, कोई नहीं आता था भाई, सीधे बोलते थे कि चौकी में आ जाओ, थाने में आ जाओ। आज एक बार कॉल करते हैं ना जी, इतनी जल्दी तो ओला उबर भी नहीं आती जितनी जल्दी पुलिस आ जाती है। ये डेवलपमेंट है। हम एक बार कोर्ट के अंदर जाते हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट रेडी करवाने, तुरंत स्लिप मिल जाती है हमारे को कि आपको 5 दिन बाद डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वरना उसके बाद उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये होती है। दूसरी बात, जो गैस है ना, गैस के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती, ये डेवलपमेंट है। यूरिया खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए किसानों को लाठी नहीं खाने पड़ते, ये डेवलपमेंट है। जो रोजगार यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम नहीं है, पुलिस वाले इतने भर्ती करने कर दियो, एग्जाम दो, जो बच्चा काबिल होगा वही आएगा। तो ये होती है भाई सर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की परिभाषा अलग होती है। एक होती है लोगों को बहकाना, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो देखते हैं, और तो लोगों को पता है, गूगल से एक बार 1 मिनट में पूछ लेते हैं कि कितने रोजगार कांग्रेस ने दिए, कितने बीजेपी ने दिए, कितने बच्चे कांग्रेस के राज में भर्ती हुए हैं, कितने बीजेपी के राज में भर्ती हुए हैं, तो ये गूगल सब बता देता है भैया। ये लोग अब खुद से अवेयर हैं। एक घर के अंदर 4 आदमी, चारों के मत अलग अलग दिशा में जा सकते हैं। अब वो नहीं कि गांव के 2 चौधरी आए और पूरे गांव की वोट एक साइड कर दी। अब पूरा गांव सोचता है, समझता है, देता है और वोट देता है। बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है, जो साइलेंट वोट बैंक है, जिसकी नज़र सिर्फ विकास कार्यों पर बनी हुई है। आज चारों तरफ जो ये हाईवे दिखते हैं ना, ये डेवलपमेंट है भाई साहब। हम दिल्ली जाना है, हम 45 मिनट में दिल्ली चले जाते हैं। हरिद्वार में जाके आया ना, हरिद्वार, यही हालांकि एक पुल का काम बाकी था, उसमें 20-25 मिनट में लेट हुआ हूँ। हम मात्र 2.5 से 3 घंटे में हरिद्वार चले गए। जो हरिद्वार हमारे को जाने के लिए 6-6 घंटे लगते थे। लोग किसी अस्थि विसर्जन के लिए जाते थे ना, तो सूर्य अस्त से पहले पहुंचना होता था, मुश्किल हो जाती थी, भाई साहब किस टाइम जाएंगे। और तो आज मतलब लोग किसी भी, चाहे धार्मिक यात्रा भी जा रहा है, चाहे कुछ भी जा रहा है, 2.5 से 3 घंटे क्या होता है, 2.5-3 घंटे का। सुबह 8 बजे चले हैं, 12 बजे, 9 बजे अपने 10 बजे 11 बजे पहुंच गए वहाँ पे। और तो भाई साहब ये होती है डेवलपमेंट। तो वास्तव में ये है कि लोगों के बीच की दूरियाँ कम कर दी। हम यूपी में भी बिजनेस कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में, हम दिल्ली में बिजनेस कर सकते हैं, हम राजस्थान में बिजनेस कर सकते हैं। जो दूरियां कम हुई ना, डेवलपमेंट ये चीज़ लेके आएगी। पहले कौन सोचता था कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे कोई बिजनेस करूंगा, उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ नहीं था भाई साहब। लेकिन सरकार पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ये जो सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, गरीब का तो सरकार में कोई फायदा नहीं हुआ। भाई साहब देखो ना, अंबानी अडानी का जो मुद्दा ही उठा रहे हैं ना, यह मुद्दा ज़्यादा पुराना नहीं है। इससे पहले इस टाइप के मुद्दे पश्चिम बंगाल को आप देखोगे ना, ये मैं आपको रिलेट करूंगा इस मुद्दे से। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में जब लेफ्टिस्ट आए थे ना, जो ज्योति बसु जब आया, तो उसने यही नारा दिया था। उस टाइम पर टाटा भी डरा थे, अब अंबानी अडानी है। पश्चिम बंगाल में खूब विरोध हुआ, ऐसे जैसे इनका कर रहे हैं, इनके गोदामों पे जाके हम लेकर वहाँ भी वो किया था। जो हमारे बिरला कंपनी के जो भी वहाँ पे ओनर थे, उनके साथ में रास्ते में गाड़ी रोक के मार पिटाई करी, कच्चे कच्चे उनको छोड़ दिया था। वो उसके बाद जो पतन पश्चिम बंगाल का शुरू हुआ ना, आज उसको भोग रहे हैं। अगर 50 पैसे कहीं पर चलाने हैं तो पश्चिम बंगाल में आज भी चल जाएंगे, तो पैसे वो पश्चिम बंगाल ने भोगा। वही लोग ये चाहते हैं कि भाई साहब बिजनेसमैन, अंबानी पहले भी अंबानी था, कांग्रेस राज में भी अंबानी था, अंबानी आज भी अंबानी है, अंबानी आगे भी अंबानी रहेगा। भाई बिजनेस है, और बिजनेस से ही देश का भला होता है। जब बिजनेसमैन नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो बिजनेसमैन जितने होंगे, बिजनेसमैन अगर डेवलप करेंगे तो देश डेवलप करेगा। ये विरोध अंबानी का, अडानी का होता है, भाई साहब किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं किया। अभी बोलते हैं कि रामदेव के बारे में क्वेश्चन करते हैं, दूध कहाँ से आता है, दही कहाँ से आता है। रामदेव ने क्या भैंस बांध ली, गाय बांध ली? नेस्ले कंपनी से कभी क्वेश्चन कर लिया? मेरे पास ही कंपनी लगी हुई है नेस्ले। भाई यही तो फर्क है ना, वो इंडिया की नहीं है। गुलामी उनकी करने की आदत गई नहीं है ना। अभी कुछ अंदर खून में कुछ कीटाणु हैं जो उनकी गुलामी करते हैं। नेस्ले कंपनी से कभी क्वेश्चन किया आपने? कोई वीडियो देखी हो कि नेस्ले कंपनी कहाँ से लेकर आती? शायद कामूद मुखिया पाल ली। कहाँ से दूध और दही आता है नेस्ले का? वो कौन सी भैंस और गायें बंधे हुए हैं? नेस्ले से क्वेश्चन नहीं करेंगे, रामदेव से करेंगे। तो भाई साहब अपने यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने ही बिजनेसमैन के खिलाफ बोलेंगे, अपने उद्योगपतियों के खिलाफ बोलेंगे, अपने ही धंधे ठप करवाएंगे, अपने बच्चों को बेरोजगार करवाएंगे। इंडिया गठबंधन की अभी मीटिंग हुई, उसके बाद जो तमिलनाडु के सीएम है स्टालिन, उसके लड़के का बयान आया कि भाई जो सनातन धर्म है, डेंगू की तरह इसको खत्म करना होगा। भाई साहब ये तो ना, ये इंडिया गठबंधन जो है ना, इनकी रीति ही रही है। राहुल गांधी जी जिस टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे थे ना, वो एक पादरी से मिले थे, नाम उतर गया उनका मेरे दिमाग से। उन्होंने ये बोला था कि मैं अपने पैर में जूता इसलिए पहनता हूँ क्योंकि अब जो भारत माता बोलते हैं ना, इसके टच हो गए, मेरे पैर गंदे ना हो जाए। राहुल गांधी जिस पादरी से मुलाकात, जिसको लेके चल रहे अपने साथ में, वो ये बोलता है मैं जूते इसलिए पहनता हूँ क्योंकि भारत माता जो बोलते हैं, मेरे अगर पैर टच हो गए मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। इनकी विचारधारा ही वो। भाई साहब भारत माता से इनको एलर्जी है, वंदे मातरम से इनको एलर्जी है। जो भी नारा रहेगा ना, ये लोग उन्हीं चीज़ों का विरोध करेंगे जो भारत राष्ट्र से संबंधित हैं। इनका मकसद सिर्फ विरोध करना है। उस विरोध के बीच में चाहे देश आ जाए, चाहे उस विरोध के बीच में धर्म आ जाए। यार जो इंडिया गठबंधन है ना, ये तो मैंने आपको पहले बताया भाई, ये 26 मेंढक हैं, ये कभी नहीं तुल सकते। 10 तो इनमें से रात को सपना लेके सोते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा।
नीतीश का अलग सपना है, केजरीवाल का अलग सपना है, राहुल गांधी का तो सबका साझला सपना ही बना रखा है। राहुल गांधी का अपना अलग सपना है। तो भाई साहब ये है, ये शिवसेना वाले जो अपने वहाँ महाराष्ट्र के अंदर हैं, उद्धव जी हैं, वो अपना अलग से सपना लेते हैं। इनका तो है ही यही। सनातन धर्म को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? इसके पीछे आपको कमी कहाँ दिखाई दे रही है? वो देखा ऐसा है, ये टारगेट तो इसलिए करते हैं, खुद तो एक तो कमी हमारे अंदर ही है, सनातनियों के अंदर है। क्योंकि मैंने किसी पॉलिटिशियन का आज तक ऐसा इंटरव्यू या इस टाइप का बयान नहीं देखा कि किसी ने मुस्लिम धर्म पे कटाक्ष कर दिया हो, किसी ने सिख धर्म पे कर दिया हो, किसी ने ईसाई धर्म पे कर दिया हो। इजी टारगेट सनातन ही है। हमारे गुरुओं के बारे में, ग्रंथों के बारे में, मंदिरों के बारे में जो ये बोल सकते हैं वो ये बोलते हैं, लेकिन दूसरे के इनका हलक सूख जाता है, एक शब्द नहीं बोल सकते। आप मेवात वाला इशू भी हुआ था ना, आप देखो ना, पंचायत हुई है, क्या है, किसी ने मुस्लिम संगठन के बारे में एक शब्द बोला? नहीं बोला। आप वीडियो निकाल लेना, हजारों वीडियो पड़ी होंगी, 100 वीडियो तो उस पंचायत की हैं। ना किसी ने मुस्लिम के बारे में बोला, ना ईसाई के बारे में बोला, ना सिख के बारे में बोला, किसी को गाली नहीं दी गई। लेकिन हिंदू धर्म को भर भर कर जितना कोस सकते थे, चाहे इन्हें गोरक्षा दल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे इन्होंने जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे मंदिरों के बारे में बोलते हैं, या राम मंदिर को बोलते हैं। राम मंदिर एक छोटी ही चीज़ है भाई साहब, हमारे आराध्य हैं भगवान राम, हमारी वंशावली वहाँ से है। हिंदू धर्म का जो जन्म है उस वंशावली से है, और उसके बारे में बोलते हैं एक छोटा सा मंदिर। इजराइल जो एक समृद्ध देश है, क्यों उसके साथ वो 56 देश 60 देश लड़ रहे हैं? इस जगह तो छोटी ही है। एक बार उनके मुंह से बुलवाओ, इजराइल से बुलवा दो कि ये जगह मैंने छोड़ दी, वो 56 देश बोल दे, चलो भाई हमने बड़ा दिल करके ये जगह छोड़ दी। कोई नहीं बोलेगा, इतना पागल कोई नहीं है। ना ईसाई बोलेंगे, ना यहूदी बोलेंगे, ना मुस्लिम बोलेंगे, हमारे आदमी ही बोलेंगे मंदिर की जगह स्कूल बना दो। ये जो भाईचारे की बात बोलते हैं ना, मेरे को कोई उदाहरण तो दिखा दो कि भाईचारा उस समय निभाएगा था। भाईचारा हमेशा हम ही निभाते हैं, और पिछले हम 1000 साल से भाईचारा निभा रहे हैं। और वो भाईचारा निभाते बांग्लादेश गया, वो पाकिस्तान भी गया, उससे पहले अफगानिस्तान भी गया था। एक था ना, एक इतना विस्तृत भारत है जो आज इस स्टेज में आगे पहुंच चुका है कि हमारे को हमारी सीमाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहले हमारी सीमाएं फैल रही थी, और इस भाईचारे ने हमारी सीमाएं सिकोड़ दी। तो भाईचारा तो 1000 साल पहले दिखाई दिया, 800 साल पहले दिखाई दिया ना, वो भाईचारा आज है। जब हम मरेंगे तो भाईचारा जरूर निभाना पड़ेगा, ये बात आएगी। जब उन लोगों को कुछ होगा तो उस टाइम पे हमारे को गुंडे, बदमाशी सब दिखा दिया जाएगा। इनका काम ही एक है, सिर्फ हमको टारगेट करना। जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जैसे रोजगार का मुद्दा, ऐसे ही धर्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। धर्म को हम हल्के में नहीं, अगर धर्म को हम हल्के में लेंगे ना, तो जो 56 देश है ना, ये और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हल्के में ले रहे? भाई इजराइल क्यों कट के मरने को तैयार हो रहा है? अगर मंदिर कोई मुद्दा ही ना हो तो अपने धार्मिक स्थल के लिए क्यों डेली गोलीबारी होती है वहाँ पे? भाई साहब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, लेकिन मंदिर को हल्के में ले सकते? अरे 100 करोड़ भावनाओं के साथ जो चीज़ जुड़ी है वो हल्की कैसे हो सकती है? और हमारे जो हिंदू संगठन के जो हमारे नेता रहे हैं, या जो भी हमारे भाई बड़े महापुरुष रहे हैं, उन्होंने तो खुल के बोला है ना, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है। हमारा रोड़ा ही गया है, मथुरा का है, काशी का है, और हमारा अयोध्या का है। अरे यही तो पंगे सुलझाने हैं वैसे। लेकिन जिन्होंने हमारे लाखों मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर आज भी उन्हीं कब्जे में हैं, मांग कितना रहे थे? 3 ही तो मांग रहे थे, आज जोड़ के दे देते, भाईचारा बन जाता। वो तो भाईचारे की एक मिसाल पेश ना करें, हम भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। हम अयोध्या में राम मंदिर ना बनाएं, अगर नहीं बनाएंगे तो ही भाईचारा चलेगा। हम बना देंगे तो भाईचारा कैंसिल। हम अपनी जो काशी मथुरा में अपने मंदिरों की आवाज़ उठाएंगे ना, तो भाईचारा कैंसिल। अगर नहीं उठाएंगे, अब भाई तुम मस्जिद बना दो तो भाईचारा बना रहेगा। तो इनका भाईचारा अपने फैलाव पे है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी गिट्टी तक पहुंचना चाहते हैं, तो ही भाईचारा है, वरना कोई भाईचारा नहीं है।